हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर सीएससी एस्पिरेंट्स। कल तक हमने डिस्कस किया था प्राइम मिनिस्टर्स एंड डिप्टी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 74 and article 75. Now today we will discuss about the next topic in this lectures, that is the councils central council of ministers, that is the central councils of ministers. How the central council of ministers aid and advise with the headed by the prime minister of India to president. So friends, इससे पहले कि मैं इस लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ये इन्फॉर्मेशन सब तक डिसिमिनेट करें. So friends, let's we start the lectures. As the Constitution of India provides for a parliamentary system of government modeled on the British pattern. इंडिया में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में ये मॉडल्ड हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट का मॉडल्स यानी ब्रिटिश के पैटर्न पर इस मॉडल्स को सेलेक्ट करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हेडेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स द्वारा, ये रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं हमारी पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की. Principle of parliamentary system of government are not detailed in the constitutions, but two articles, which that is the article 74 and article 75, both are deal with the both are dealing with them in a broad, sketchy and general manners. आर्टिकल 74 डील करता है स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वाइल आर्टिकल 75 डील करता है अपॉइंटमेंट, टेन्यूर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, ओथ सर्विसेज oath and salaries and allowances of the ministers. I again repeat it. आर्टिकल 74 डील करता है स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वाइल आर्टिकल 75 डील्स करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स, टेन्यूर ऑफ द मिनिस्टर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स, क्वालिफिकेशंस ऑफ द मिनिस्टर्स, ओथ एंड सैलरीज ऑफ द मिनिस्टर्स एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स. सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 74 प्रोवाइड्स करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर with the prime minister at the head to aid and advise the president in the exercise of his functions. ये exercise of his functions ये amendment 42nd and 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स में लाई गई थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस नेसेसरी मानी जाएगी विदाउट कंसल्टेशंस और विदाउट एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Only prime ministers are not only given the advice to the president. उससे पहले यानी 42nd या 44th अमेंडमेंट से पहले ओनली प्राइम मिनिस्टर्स हेडेड करते थे और एडवाइस भी अपने ही डिसीजंस यानी आइसोलेट डिसीजन को कंसिडर करके ही प्रेसिडेंट को दिया जाता था. लेकिन इसमें डेमोक्रेसी का थोड़ा वायलेशन हो रहा था. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसल्टेशंस को कंसीडर नहीं किया जा रहा था. दैट्स वाई 42nd एंड 44th अमेंडमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को बनाया गया था और उसमें ये कहा गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बाइंड करके डिसीजन यानी एडवाइस बनाना होगा और प्रेसिडेंट को देना होगा. ये एडवाइस विद दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को सौंपी जा सकती है. फर्दर, नेचर ऑफ एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट. जो नेचर ऑफ एडवाइस है टेंडर की जाती है मिनिस्टर द्वारा प्रेसिडेंट को, वो किसी भी कोर्ट द्वारा इंक्वायरी नहीं की जा सकती. यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with the
प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस टेंडर की जाती है प्राइम मिनिस्टर को, ये सॉरी प्रेसिडेंट को, तो वो एडवाइस जो है जुडिशरी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि उस एडवाइस की इंक्वायरी की जा सके। ये प्रोविजंस दिस प्रोविजंस एम्फसाइज करता है इंटीमेट एंड द कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द मिनिस्टर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स कैसे क्या किया जाता है? हाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी मेड इन द यूनियन गवर्नमेंट। The Prime Minister is appointed by the President, while the other ministers are appointed by the President, but on the advice of the Prime Ministers. I again repeated, Prime Minister of India is appointed by the President, while other ministers is also appointed by the President, but with the advice of the Prime Ministers. इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। यूजुअली द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आइदर लोकसभा या राज्यसभा, चाहे वो लोकसभा के हैं या राज्यसभा के हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं एज ए मिनिस्टर्स। ये रिक्वायर्ड नहीं होता है कि ओनली दोज एमपीज who are elected in the Lok Sabha, only the persons or ministers can be appointed as a minister portfolio। जो मिनिस्टर्स यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंटेरियन राज्यसभा के भी होते हैं, उनको भी मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियो पर अपॉइंट किया जाता है। ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सपोज कीजिए कि कोई ऐसा पर्सन जो दोनों हाउसों में से किसी का भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, कैन आल्सो बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर, वो भी एज ए मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। बट कंडीशंस उसके लिए ये रहती है कि 6 मंथ्स के अंदर, विद इन 6 मंथ्स ही मस्ट बिकम ए मेंबर, विद इन 6 मंथ्स he or she must become a member either by elections or by nomination, of either house of parliament, otherwise he or she ceases to be a minister। ऐसा कोई पर्सन जो ना राज्यसभा का मेंबर है ना लोकसभा का मेंबर है, बट उसके लिए भी प्रोविजंस है कि उसको भी एज ए मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। बट कंडीशंस ये है, मिनिस्टर अपॉइंट करने के बाद उसको 6 मंथ्स के अंदर, विद इन 6 मंथ्स उसको प्रूव करना पड़ता है, यानी उसको आइदर बाय इलेक्शंस और बाय नॉमिनेशन, यानी या तो उसको इलेक्शन के थ्रू या नॉमिनेशन के थ्रू उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना होता है, और वो उसके लिए नेसेसरी होता है। अगर वो 6 मंथ्स तक अपना कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं करता है, यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव नहीं बन सकता, ना लोकसभा का और ना राज्यसभा का, किसी दोनों में से किसी एक का भी नहीं, तो उसकी मिनिस्टरशिप जो है वो सीज की जा सकती है प्रेसिडेंट द्वारा। ए मिनिस्टर हु इज ए मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ए मिनिस्टर who is a member of one house of parliament has the right to speak and to take part in the proceedings of the other house also। I again repeated, वो मिनिस्टर जो मेंबर है किसी एक हाउस का, पार्लियामेंट के दोनों हाउसों में किसी एक हाउस का वो मिनिस्टर्स है, उसको राइट टू स्पीक होता है और टेक पार्ट इन दी प्रोसीडिंग्स ऑफ द अदर हाउस, दूसरे हाउस की जो प्रोसीडिंग चल रही होती है, जो बिजनेस चल रहा होता है, वहाँ पर भी उसको भाग लेने का पूरा अधिकार होता है, राइट होता है। बट ही कैन वोट ओनली इन द हाउस ऑफ विच ही इज ए मेंबर, लेकिन वहाँ पर जो बिल पारित होता है, वहाँ पर अगर उस हाउस का उसको टेक पार्ट भाग लेने में उसको जरूर राइट तो मिलता है, लेकिन उसको वहाँ पर वोट का राइट नहीं होता है। वोट का राइट उसको सिर्फ उसी हाउस में होता है जिस हाउस का वो मेंबर होता है।
बिफोर मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस, किसी ऑफिस में कोई भी मिनिस्टर एंटर होने से पहले उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। वो क्या है? प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर टू हिम, और वो क्या एडमिनिस्टर करते हैं उनको? ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। इन द ओथ ऑफ ऑफिस द मिनिस्टर्स क्या स्वेयर्स करते हैं? इन द ओथ ऑफ ऑफिस में क्या मिनिस्टर स्वेयर्स करते हैं? वो स्वेयर्स इस तरीके से होती है माय डियर सीएससी एस्पायरेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनको नोट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, क्या स्वेयर करते हैं इन द ऑफिस, इन द ओथ ऑफ ऑफिस? फर्स्ट, टू बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। This is the first point. To bear true to bear true faith and allegiance to the constitutions of India. Second point, to uphold the sovereignty and integrity of India. I again repeat it, to uphold sovereignty, to uphold the sovereignty and integrity of India. And third point, to faithfully and consciously, to faithfully and consciously discharge the duties of his or her office. Fourth point, to do fourth point, to do right to all manner of people, to do right to all manner of people in accordance with the constitutions and the law, without fear or favor, affection or ill will. So these 4 points which have to be considered in the oath of office the minister swears. So friends, in the oath of secrecy, minister swears करते हैं that he or she will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons any matters that is brought under his considerations or become known to him or her as a union minister, except as may be required for the due discharge of his duties as such ministers. कोई भी सीक्रेसी अपने मिनिस्ट्री के दौरान में न उसको रिवील किया जा सकता है और ना ही किसी से कम्युनिकेट किया जा सकता है। ये सारी कॉन्सिडरेशन लानी होती है उनको अपने सीक्रेसीज में, और ये ही या शी बिकम्स नाउन, वो किसी के भी नाउन में हो, कोई भी उनके नाउन में हो, तो उनसे किसी को भी अपना गवर्नमेंट का पर्सनल सीक्रेसी लीक नहीं किया जा सकता, और वो सिर्फ मिनिस्टर्स का जो कम्युनिकेट होता है वो सिर्फ अपर मिनिस्टर यानी यूनियन मिनिस्टर, अपर कैबिनेट या काउंसिल के साथ उनका कम्युनिकेट होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं? जब कैबिनेट या पार्लियामेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनता है तो उनका जो गवर्नेंस के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इंडिविजुअली नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो फंडामेंटल होते हैं प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं वो अंडरलाइन करते हैं वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिकल 75 क्लियर करता है, ये क्लियरली स्टेट करता है, क्लियरली बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा होती है। आई अगेन रिपीटेड, आर्टिकल 75 क्लियरली मेंशन करता है, डिस्क्राइब करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो डायरेक्टली यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डायरेक्टली कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है टू द लोकसभा। इसका मतलब ऑल द मिनिस्टर्स ऑन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा, ऑल द मिनिस्टर्स टू द all the ministers on joint responsibility to the Lok Sabha.
for all their acts of omissions या commissions. Omissions are commission and commission. They work as a team. एक ही मिनिस्टर इंडिविजुअली आइसोलेट में काम नहीं करते हैं, वो वर्क करते हैं एज ए टीम एंड स्विम आर सिंक टुगेदर. जब लोकसभा passes a no confidence motion, when Lok Sabha passes a no confidence motion, तो तब क्या होता है, किसके अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. लोकसभा जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करता है अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन. सभी मिनिस्टर्स को रिजाइन देना पड़ता है, इंक्लूडिंग दोज मिनिस्टर्स हु आर फ्रॉम द राज्यसभा. वो मिनिस्टर्स भी जो राज्यसभा के एमपी होते हैं, उनको भी इस पद से, इस स्टेटस, इस पोर्टफोलियो से रिजाइन देना पड़ता है. लेकिन कब? जब लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करता है. अल्टरनेटिवली क्या होता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द ग्राउंड दैट the House does not represent the views of the electorate faithfully and call for fresh elections. जब रिप्रेजेंट किसी भी इलेक्टोरेट का फेथफुली उसका व्यू जो है रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है पार्लियामेंट में, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय द हेडेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ये एडवाइस कर सकती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो लोकसभा को डिसॉल्व करें और फ्रेश इलेक्शंस की कॉल दें. प्रेसिडेंट मे नॉट oblige the council of ministers that has lost the confidence of the Lok Sabha. President may not oblige the council of minister that has lost the confidence of the Lok Sabha. तो जो the principle of collective responsibilities also means the cabinet decision. Principle of collective responsibility also means क्या होती है इसका मतलब, कैबिनेट का डिसीजंस बाइंड ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स. जो कैबिनेट का डिसीजन है वो सभी कैबिनेट के मिनिस्टर्स को बाइंड करता है एंड अदर मिनिस्टर्स. इवन इफ दे डेफर्ड इन द कैबिनेट मीटिंग, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर्स, it is the duty of every ministers to stand by cabinet decision and support them both within and outside the parliament. Both within and outside the parliament. बहुत सारे मिनिस्टर यानी several ministers have resigned in the past owing to their differences with the cabinet. जब यहाँ पर पहले पास्ट में काफ़ी मिनिस्टर्स रिज़ाइन दे चुके हैं यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में, कि जब कैबिनेट का डिसीजंस वो एक्सेप्ट नहीं करते थे तो वो रिज़ाइन दे देते थे. इसके लिए एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ किसने रिज़ाइन दिया था, किस मिनिस्टर ने. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर रिज़ाइन दे गए थे बिकॉज ऑफ हिज डिफरेंसेस विद हिज कोलीग्स ऑन द हिंदू कोड बिल. जब 1953 में लाया गया था वहाँ पर डिफरेंस ओपिनियन हो गया था, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कैबिनेट की डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था. C.D. देशमुख भी रिज़ाइन दे चुके थे ड्यू टू हिज डिफरेंस ऑन द पॉलिसी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. 1953 में जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ तो उस टाइम भी जो है C.D. देशमुख एक मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का कैबिनेट का डिसीजन एक्सेप्ट ना किया और उन्होंने भी रिज़ाइन दिया. इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, R.F. मोहम्मद, उन्होंने भी रिज़ाइन दिया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी उनके ओपिनियन में कि ड्यू टू हिज ऑपोजिशन टू द मुस्लिम वोमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986. So these are the difference of opinion and the ministers who had given the resignation being a difference of opinions against the cabinet decisions. So individual responsibilities क्या होती हैं फ्रेंड्स? आर्टिकल 75 डील करता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें कौन लोग आते हैं, कौन मिनिस्टर्स आते हैं?
It states that the ministers hold office during the pleasure of the president, जिसका मतलब president can remove a minister even at a time when the council of minister enjoys the when the council of minister enjoy the confidence of Lok Sabha. However, the president removes a minister only on the advice of the prime minister. I have already discussed with you कि किसी भी मिनिस्टर को जब रिमूव करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले प्रायर जो एडवाइस दी जाती है तो वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही, उनकी रिकमेंडेशन पर ही प्रेसिडेंट उनको रिमूव करते हैं। इन केस अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है या फिर डिससेटिस्फैक्शन होती है विद द परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर की परफॉर्मेंस के साथ कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन जाता है या डिससेटिस्फैक्शन होती है, तो तब क्या किया जाता है, तब कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है? तब प्राइम मिनिस्टर्स कैन आस्क हिम, प्राइम मिनिस्टर क्या अपने मिनिस्टर्स को पूछते हैं उनको कि या तो रिज़ाइन करें या फिर एडवाइस दी जाती है प्रेसिडेंट को। अगर वो रिज़ाइन नहीं करते हैं तो उनको एडवाइस दी जाती है प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर द्वारा कि उनके मिनिस्टर्स को डिसमिस किया जाए। और बाय एक्सरसाइजिंग दिस पावर प्राइम मिनिस्टर कैन एंश्योर द रियलाइजेशन ऑफ द रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रियलाइज करना चाहते हैं वो कि ये एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया में यहाँ कोई भी मिनिस्टर्स की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है जिसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी of a minister. It is not required that an order of the president for a public act should be countersigned by a minister. So ज़्यादातर court are barred from inquiring into the nature of advice rendered by the minister to the president. So these are the way that no legal responsibilities are consisted or made in the Constitution of India for the ministers. Composition of Council of Ministers कैसे किया जाता? How to compose the Council of Ministers. Council of Ministers consist की जाती है 3 कैटेगरीज में। 3 कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं। फर्स्ट नेम है उनका कैबिनेट मिनिस्टर्स, सेकंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड थर्ड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंपोजिशन में 3 कैटेगरीज होती हैं। आई रिपीट इट अगेन, फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट सेकंड एंड थर्ड इज डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अब ये डिफरेंस बिटवीन देम लाइज किया जाता है इनके रेस्पेक्टिव रैंक्स में, इनके एमोलुमेंट्स में और इनके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस में। एट द टॉप ऑफ दोज मिनिस्टर्स जो होते हैं, स्टैंड करते हैं इन तीनों कैटेगरीज में, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री होते हैं। वो इज द प्राइम मिनिस्टर। व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर इज द सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, सुप्रीम अथॉरिटी of governing system in the country, or we can say supreme governing authority of the country. कैबिनेट मिनिस्टर हेडेड किए जाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं हेड द इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कैबिनेट मिनिस्टर, आई अगेन रिपीट इट, कैबिनेट मिनिस्टर हेड द इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लाइक कौन कौन से होते हैं? वो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो हेड होते हैं इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के हेड होते हैं, वो फर्स्ट होम मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड सो फोर्थ। ये 3 जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, कैबिनेट मिनिस्टर्स के।
जो इसको गवर्न करते हैं। और वो कौन से हैं? होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स। दे आर मेंबर ऑफ द कैबिनेट। ये तीनों कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं, अटेंड करते हैं मीटिंग्स को और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसीजंस मेकिंग, यानी डिसीजन पॉलिसीज, डिसीजन में डिसाइडिंग पॉलिसीज, डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज। इसी तरीके से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड और द एंटायर गैमुट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो काफ़ी एक्सटेंड होती है, एनलार्ज होती है, और वो सारे गैमुट के ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं कैन आइदर बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज, उनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है मिनिस्ट्री का या किसी डिपार्टमेंट्स का, या फिर उनको अटैच रखा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कौन से होते हैं? उनको आइदर बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज का या किसी डिपार्टमेंट्स का, या फिर उनको अटैच रखा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। In case of attachment, they may either be given the charge of departments of the ministers headed by the cabinet। अगर उस कैबिनेट मिनिस्टर के अटैचमेंट में उनको कोई चार्ज दिया जाता है किसी डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज का, बट उसका हेडेड जो कर रहा होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर ही कर रहे होते हैं। या फिर अलॉटेड स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ, उनको अलॉट की जाती स्पेसिफिक आइटम ऑफ वर्क्स जो रिलेट करते हैं मिनिस्टर के साथ और हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स। इन दोनों केसेस में, इन बोथ द केसेस, दे वर्क अंडर द सुपरविजन। कौन? मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो वर्क करते हैं अंडर द सुपरविजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर उनके ऊपर सुपरवाइज करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की देखरेख करते हैं। किसको? मिनिस्टर ऑफ स्टेट को। वो जब अटैच्ड होते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री के साथ, या उनको कोई वर्क दिया जाता है किसी स्पेशल मिनिस्ट्रीज का, डिपार्टमेंट्स का, तो वो कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंडर ही वो काम करते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर ही उनके ऊपर सुपरवाइज करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी कैबिनेट मिनिस्टर ही देखते हैं। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, या कभी इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, दे परफॉर्म द सेम फंक्शंस एंड एक्सरसाइज द सेम पावर्स in relation to their ministers or departments as cabinet ministers do, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं। इसी तरीके से दे आर नॉट मेंबर ऑफ द कैबिनेट। जो अटैच्ड मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं और ना ही अटेंड करते हैं कैबिनेट मीटिंग्स को, अनलेस स्पेशली, जब तक उनको स्पेशली इन्वाइटेड ना किया जाए तब तक वो कैबिनेट की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। जब when something related to their ministries or departments are considered by the cabinet, वो किसी मिनिस्ट्रीज या किसी डिपार्टमेंट से उनको जो वर्क करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है उसका डिसीजन भी वो नहीं, वो कैबिनेट मिनिस्टर ही लेते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर ही कंसिडर करते हैं उसको। और नेक्स्ट रैंक होता है इसके बाद डेप्यूटी मिनिस्टर का। डेप्यूटी मिनिस्टर कैसे वर्क करते हैं? उनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है किसी मिनिस्ट्री का या डिपार्टमेंट्स का, उनको अटैच रखा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर के साथ या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ, या फिर असिस्ट करते हैं वो उनको। किसको? मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भी असिस्ट कर सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर को भी असिस्ट कर सकते हैं। किस मैटर पे? इन दियर एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री ड्यूटीज। ये तीनों मैटर्स पे वो असिस्ट करते हैं जब वो अटैच रखे जाते हैं, यानी उनको कैबिनेट मिनिस्टर के साथ भी अटैच रखा जाता है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ भी अटैच रखा जाता है। और वो क्या करते हैं, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है? वो असिस्ट करते हैं, यानी हेल्प करते हैं उनको, या जिनके साथ वो अटैच होते हैं, या एमओएस के साथ या कैबिनेट के साथ। उनको किस मैटर्स पे? उनकी इन दियर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू असिस्ट करते हैं, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़। ये तीनों ड्यूटीज़ वो असिस्ट करते हैं उन एमओएस या कैबिनेट के साथ, जिन दोनों के साथ भी वो अटैच रहते हैं। वो भी कैबिनेट के मेंबर्स नहीं होते हैं और ना ही कैबिनेट मीटिंग को अटेंड करते हैं। इट मस्ट आल्सो बी मेंशन हियर दैट देयर इज वन मोर कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स। एक और कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ मेंशन है जिनको हम
पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज कहा जाते हैं। और वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज कौन होते हैं? वो मेंबर्स, दे आर द मेंबर्स ऑफ द लास्ट कैटेगरी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो मेंबर्स होते हैं लास्ट कैटेगरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लास्ट कैटेगरी के मेंबर होते हैं। उनको हम विच इज़ आल्सो नोन एज द मिनिस्ट्री, उनको हम मिनिस्ट्री भी कहते हैं। दे हैव नो डिपार्टमेंट, उनके पास ना कोई डिपार्टमेंट होता है, ना उनके कंट्रोल में कोई डिपार्टमेंट होता है। दे आर अटैच्ड टू द सीनियर मिनिस्टर्स, उनको सीनियर मिनिस्टर के साथ अटैच किया जाता है और वो उनको असिस्ट करते हैं इन डिस्चार्ज ऑफ दियर पार्लियामेंट्री, इन डिस्चार्ज ऑफ दियर पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। वो अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करते हैं पार्लियामेंट के साथ। So friends, these are the other categories of ministers I have discussed with you. Now the lecture is over. So wait for the next lectures and we will meet tomorrow with the latest lectures. The Council of Minister versus Cabinet differences we will discuss on tomorrow. So wait for the next lectures and share, subscribe and like the channels and videos and collect the informations and prepare very well for the incoming examinations for UPSC as well as PSC and including other competitive examinations. So friends, wish you very all the best. Thank you so much and Jai Hind.